नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी ट्री 1 जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था 11-12 के लिए, उसका संपूर्ण हल देखेंगे। और ये जो वीडियो है आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें पॉलिटिकल साइंस पूछे जाएँ उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। देख लेते हैं सबसे पहले कि सिलेबस क्या होता है बीपीएससी ट्री का। तो बीपीएससी ट्री की सिलेबस की अगर बात करें तो बीपीएससी ट्री जो एग्ज़ाम होता है टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो 11-12 के लिए होता है, उसमें टोटल जो प्रश्न आते हैं 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं? 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 40 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके जनरल स्टडी से होते हैं, यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न होते हैं। और 80 जो प्रश्न होते हैं ये पॉलिटिकल साइंस या जो आपने सब्जेक्ट लिया है स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होते हैं। तो हम यहाँ पे जो है सिर्फ जो है आपको जो 80 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसी की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दंड शास्त्र परंपरा से जुड़ी है। ऑप्शन ए है मनु, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दंड शास्त्र जो परंपरा है ये देखा जाए तो मनु और कौटिल्य दोनों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है, लेकिन बीपीएससी ने जो इसका ऑफिशियल आंसर माना है उसको बी को माना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पडुआ के मार्सिलियन किन दो मुख्य कानूनों के बात करते हैं? तो पडुआ के मार्सिलियन जो हैं ये दो प्रकार के कानून की बात करते हैं। एक तो ये दैवी कानून की बात करते हैं, ठीक है, एक दैवी कानून की बात करते हैं, और एक जो है सकारात्मक कानून की बात करते हैं। सकारात्मक कानून, सकारात्मक कानून का क्या मतलब हुआ? सकारात्मक कानून को जो है आप मानवीय कानून भी बोल सकते हैं, मानव कानून, जो विधानमंडल द्वारा बनाए जाए कानून, उसी को हम सकारात्मक कानून कहते हैं। और दैवी कानून उसे कहते हैं जो धर्म ग्रंथों में मिलती है, जैसे कि कुरान हो गया, मनु स्मृति में हो गया। ठीक है, इस तरह के जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे गीता हो गया, उसमें जो कानून बनाए गए हैं वो दैवी कानून है। ठीक है, तो पडुआ के मार्सिलियन ने किन दो प्रकार के कानूनों की बात की? तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये दोनों ऑप्शन एक साथ कहीं नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों एक साथ होते तो राइट आंसर ये हो जाता दैवी कानून या मानव कानून। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहां चर्चा किए जा रहे व्यक्तित्व को पहचाने। फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान था। तो आप जानते हैं द सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसको द स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया गया था, और ये जो पुस्तक है ये मॉन्टेस्क्यू की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उदारवाद के बौद्धिक संपादक कौन है? तो इसमें उदारवाद का बौद्धिक संपादक जो है जॉन लॉक और एडम स्मिथ हो जाएंगे। मैं ऑप्शन यहां नहीं पढ़ रहा हूं बल्कि डायरेक्ट उत्तर पे चर्चा कर रहा हूं। तो उदारवाद के जो बौद्धिक संपादक माने जाते हैं वो जॉन लॉक और एडम स्मिथ को माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन बहुलतावादी विचारक नहीं है? तो आपको बता दें कि बहुलतावादी जो विचारक हैं इसमें फिगिस है, लास्की है। कौन नहीं है? तो बोर्डिन जो है नहीं है बहुलतावादी विचारक, जबकि फिगिस, लास्की जो है ये बहुलतावादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी है? तो प्लेटो ने द रिपब्लिक लिखी है। राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न है, राज्य व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है? तो कौटिल्य जो है भारतीय जो लेखक हैं उनको हॉब्स के निकट आप मान सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, ने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया। तो ये कौटिल्य जो हैं इन्होंने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पे ज्यादा जोर दिया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अरस्तु के गुरु कौन थे? तो आपको सबसे पहले बता दें कि सुकरात जो थे उनका शिष्य प्लेटो था, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। ठीक है, और अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं यहां प्रश्न है कि अरस्तु के गुरु का गुरु कौन था, तो सुकरात जो है अरस्तु के गुरु का गुरु हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है। ऑप्शन ए है एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च पदाधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। एक आर्थिक प्रणाली जिसमें सरकारें उत्पादन और वितरण के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती हैं। ऑप्शन सी है एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें व्यक्तियों को सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च पदाधिकरण है और उसका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। अगला प्रश्न है इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है। तो आपको बता दें कि ये जो है संप्रभुता का सिद्धांत है, संप्रभुता का सिद्धांत है। इसमें आप देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है संप्रभुता का सिद्धांत, तो राइट आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो महासचिव हैं उनका नाम एंटोनियो गुटारेस है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिए गए निर्णय का उदाहरण है। ऑप्शन ए है एक सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना। ऑप्शन बी है विलासिता की वस्तुओं पर कर बढ़ाना। ऑप्शन सी है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया एक निर्णय का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए है एक विशिष्ट राजनीतिक दल के लक्ष्य और उद्देश्य, किसी देश के भीतर नागरिकों के व्यक्तिगत हित। ऑप्शन सी है राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राष्ट्रीय हित की बात की गई है, तो राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य जो है इसमें राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक की स्थिति की विशेषता है जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहता है। तो आप जानते हैं यथार्थवाद जो है इस विचार को रखता है। अगला प्रश्न है विदेश नीति के निर्धारक क्या है। तो इसमें जब ऑप्शन पढ़ेंगे आप तो इसमें आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जो है ये विदेश नीति के निर्धारण करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है जलवायु और भूगोल। ऑप्शन बी है धर्म और संस्कृति। ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था और व्यापार। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था और व्यापार जो है किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। आपसे एक प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग का वर्णन किस संविधान आर्टिकल में है। तो निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है वो आर्टिकल 324 में है। और आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि जो वोटिंग की आयु है, वोट देने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई, किस संविधान संशोधन के माध्यम से की गई। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए, मैं बीच में बताऊंगा आपको। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता है। ऑप्शन ए है उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है पूंजीवाद और मुक्त बाजार व्यवस्था की अस्वीकृति और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा है, साम्राज्यवाद की विशेषता है। तो आपको बता दें कि साम्राज्यवाद में जो है कोई भी देश उपनिवेश स्थापित करना चाहता है और जहां उपनिवेश स्थापित करना चाहता है उस देश के संसाधनों को जो है लूटता है अच्छा से, साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो है अपना विकास करता है और क्षेत्र को कब्जा में लेता है, इसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। और आप बताइए कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा के संदर्भ में किनको जो है अल्पतंत्र के रूप में वर्णित किया था। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। तो भारत में भारतीय संविधान में जो वोटिंग की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, ये 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई जो 1988 में हुआ। ठीक है, इसके माध्यम से क्या किया गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है वोटिंग की आयु कर दी गई। अगला प्रश्न है अलगाववाद क्या है।
ऑप्शन ए है एक राजनीतिक विचारधारा जो वैश्विक मामलों में देश की सक्रिय भागीदारी की वकालत करता है। ऑप्शन बी है एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी भी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है। ऑप्शन सी है एक सैन्य रणनीति जिसमें दुश्मन को हराने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग शामिल है। तो एक राजनीतिक विचारधारा जो वैश्विक मामलों में देश की सक्रिय भागीदारी वकालत करती है, ये नहीं होगा। और ऑप्शन बी है एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है और इसमें पैक्स की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए है राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने स्वयं के हितों की प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि पैक्स इस दृष्टिकोण से उत्पन्न होने वाली शांति को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी है राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता ये विश्वास है कि राष्ट्रों के पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, जबकि पैक्स इस सहयोग से उत्पन्न शांति को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी है राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता ये विश्वास है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता, जबकि पैक्स इस दृष्टिकोण लागू करने के लिए आवश्यक सैन्य शक्ति को संदर्भित करता है। तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न है अरस्तु के गुरु कौन थे। तो आपको सबसे पहले बता दें कि सुकरात जो थे उनका शिष्य प्लेटो था, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, ठीक है, और अरस्तु का शिष्य कौन था, सिकंदर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां प्रश्न है कि अरस्तु के गुरु का गुरु कौन था, तो सुकरात जो है अरस्तु के गुरु का गुरु हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है। ऑप्शन ए है एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च पदाधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। एक आर्थिक प्रणाली जिसमें सरकारें उत्पादन और वितरण के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती हैं। ऑप्शन सी है एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें व्यक्तियों को सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च पदाधिकरण है और उसका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। अगला प्रश्न है इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है। तो आपको बता दें कि ये जो है संप्रभुता का सिद्धांत है, संप्रभुता का सिद्धांत है। इसमें आप देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है संप्रभुता का सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक की स्थिति की विशेषता है जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहता है। तो आप जानते हैं यथार्थवाद जो है इस विचार को रखता है। अगला प्रश्न है विदेश नीति के निर्धारक क्या है। तो इसमें जब ऑप्शन पढ़ेंगे आप तो इसमें आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जो है ये विदेश नीति के निर्धारण करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है जलवायु और भूगोल, ऑप्शन बी है धर्म और संस्कृति, ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था और व्यापार। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था और व्यापार जो है किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। आपसे एक प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग का वर्णन किस संविधान आर्टिकल में है। तो निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है वो आर्टिकल 324 में है। और आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि जो वोटिंग की आयु है, वोट देने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई, किस संविधान संशोधन के माध्यम से की गई। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए, मैं बीच में बताऊंगा आपको। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता है। ऑप्शन ए है उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है पूंजीवाद और मुक्त बाजार व्यवस्था की अस्वीकृति, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा है साम्राज्यवाद की विशेषता है। तो आपको बता दें कि साम्राज्यवाद में जो है कोई भी देश उपनिवेश स्थापित करना चाहता है और जहां उपनिवेश स्थापित करना चाहता है उस देश के संसाधनों को जो है लूटता है अच्छा से, साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो है अपना विकास करता है और क्षेत्र को कब्जा में लेता है। इसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और आप बताइए कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने
संविधान सभा के संदर्भ में किनको जो है अल्पतंत्र के रूप में वर्णित किया था? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। तो भारत में भारतीय संविधान में जो वोटिंग की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, ये 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई जो 1988 में हुआ। ठीक है, इसके माध्यम से क्या किया गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है वोटिंग की आयु कर दी गई। अगला प्रश्न है, अलगाववाद क्या है? ऑप्शन ए है एक राजनीतिक विचारधारा जो वैश्विक मामलों में देश की सक्रिय भागीदारी की वकालत करता है। ऑप्शन बी है एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी भी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है। ऑप्शन सी है एक सैन्य रणनीति जिसमें दुश्मन को हराने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग शामिल है। तो एक राजनीतिक विचारधारा जो वैश्विक मामलों में देश की सक्रिय भागीदारी वकालत करती है, ये नहीं होगा। और ऑप्शन बी है एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का सटीक वर्णन करता है? तो यहां मिडिल किंगडम कंसेप्ट इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मिडिल किंगडम कंसेप्ट, मिडिल किंगडम कंसेप्ट, किंगडम कंसेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राचीन समय से ही चीन जो है, यानी चीन के लोग जो हैं वो खुद को जो है बहुत ही महान मानते हैं और वो मानते हैं कि उनका सभ्यता जो है पूरे विश्व का केंद्र है और सबसे महान है और भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से पूरे दुनिया के बीच में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें ये चीनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि वे दुनिया के केंद्र हैं और सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से काफी समृद्ध हैं, आगे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का क्या नाम था? तो इसका नाम था ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन जो सिद्धांत है ये 1947 में आया हुआ सिद्धांत है और राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उन देशों को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करना चाहा जिन्हें उनसे डर था कि सोवियत साम्यवाद वहां फैल सकता है। इसी को जो है एक तरह से कह सकते हैं कि साम्यवाद को रोकने की नीति कही गई अमेरिका की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, बॉन्डिंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले नेम में स्वीकार किया गया सिद्धांत था, नहीं था? ऑप्शन ए है आपसी अनाक्रमण, ऑप्शन बी है एक दूसरे के मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप, ऑप्शन सी है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वांडिक सम्मेलन में जो अपनाया गया, जो नेम में स्वीकार किया गया, उसमें यह शामिल नहीं था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शामिल नहीं था नेम में जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। और आपको बता दें कि 1955 में जो है वांडुक सम्मेलन जो हुआ था ये इंडोनेशिया के वांडुक में हुआ था 1955 में, और यहीं से माना जाता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 1961 में हुआ था, बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में हुआ था 1961 में। वर्तमान में कितने मेंबर हैं, 120 मेंबर्स हैं। ठीक है, 120 मेंबर्स हैं अभी वर्तमान में ये, और सर्वाधिक जो मेंबर्स हैं वो अफ्रीका से हैं। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो शीत युद्ध जो शब्द है ये बर्नार्ड वारूक के द्वारा जो है सबसे पहले गढ़ा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। और जो लीग ऑफ नेशन है उसके जो जनक माने जाते हैं वो वुडरो विल्सन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र क्यों अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं? इसका एक प्राथमिक कारण यह है कि ऑप्शन ए है कुछ राज्य एक चीज का उत्पादन करना पसंद करते हैं जबकि अन्य दूसरे का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन बी है संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं है। ऑप्शन सी है व्यापार लाभ अर्जित करने के अवसरों को बढ़ाता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से नहीं, कोई नहीं। तो आपको बता दें कि राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि संसाधन जितने भी पाए जाते हैं जो सभी देशों के लिए जरूरत है
वो किसी एक देश में न पाकर अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि संसाधन जो है सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं है, बल्कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग पाए जाते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी कभी निम्नलिखित किस एक को छोड़कर सभी के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो बीपीएससी माना है वो ई नंबर माना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि इन सब में किया जाता है, एक को छोड़कर इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो ई इसका राइट आंसर बीपीएससी ने माना है। इसको आप जो है अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं गूगल पे या किताब पढ़ के इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो 2 साल के लिए चुने जाते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। और आप जानते हैं P5 किसे बोलते हैं? जो परमानेंट मेंबर हैं सुरक्षा परिषद के, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन, इनको जो है P5 के नाम से जाना जाता है, जिनके पास क्या है? वीटो पावर है, वीटो पावर। ठीक है। प्रश्न है, किसी विशेष राष्ट्र के नागरिकों द्वारा निर्मित सेवाओं और उत्पादनों के संयुक्त मूल्यांकन और उनके संचयी संपत्ति की कीमत को दर्शाने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं जीडीपी इसको बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हमने यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण रखे हैं जिन्हें आमतौर पर ऐसे परिदृश्य के रूप में संदर्भित किया जाता है जो समान आबादी द्वारा किसी समुदाय की आर्थिक वृद्धि और विकास की व्याख्या करते हैं। वो विकल्प चुने जो विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करते हैं। तो उत्पादन आवृत्ति में सुधार भी जो है आर्थिक वृद्धि है, वितरण या श्रृंखला नेटवर्क में उन्नति ये भी आर्थिक वृद्धि है, और तकनीकी उन्नयन भी जो है आर्थिक वृद्धि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई नंबर जो है, ई नहीं, यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा, डी, क्योंकि एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है ईसाई धर्म, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का, बीपीएससी ने इसको जो है ई ऑप्शन माना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि बीपीएससी का वह मानना है कि इस्लाम धर्म सबसे ज्यादा अपनाया जाता होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ई इसका उत्तर बीपीएससी द्वारा माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं? ये परमाणु और अप्रसार संधि है, एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। तो परमाणु अप्रसार संधि पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत के अलावा पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल ने भी हस्ताक्षर नहीं किया है। अगला प्रश्न है, किसने भविष्यवाणी की थी कि परमाणु प्रौद्योगिकी जो है यानी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत आवश्यक होने जा रही है, और न केवल बिजली क्षेत्र में बल्कि जीवन की बेहतरी के लिए अन्य सामाजिक उपयोग के लिए भी? ऑप्शन ए है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है जेसी बोस, ऑप्शन सी है सर सीवी रमन, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दें कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं कोई नहीं कहा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि इसको किसने कहा। तो इसको कहा है होमी एच.जे. भाभा, होमी जहांगीर भाभा ने इस कथन को कहा था, जिनको भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, इष्टतम टैरिफ क्या है? यानी कि ऑप्टिमम टैरिफ किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपको बता दें कि यह वह दर है जो किसी देश के आर्थिक कल्याण को अधिकतम करती है। तकनीकी रूप से यह तब होता है जब व्यापार की शर्तों में जब सुधार किया जाता है और उससे किसी देश को लाभ होता है, उसकी जो मात्रा होता है, व्यापार की मात्रा में कमी होने वाले मात्रा की हानि से अधिक हो। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है इसमें कोई भी इससे मिलता जुलता ऑप्शन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई, बीपीएससी ने माना है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एवं स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो इसका कहा जाता है मूल का प्रमाण पत्र, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है ओबनिंस्क रूस, ऑप्शन बी है हिरोशिमा जापान, ऑप्शन सी है चेर्नोबिल सोवियत संघ,
ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व का पहला परमाणु संयंत्र जो है वो ओबनिस्क रूस्क में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो बनाए रखता है? तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसको जो है याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो ये है प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो बनाए रखता है, ये जो है हेराल्ड जे लास्की का पुस्तक है। ठीक है, किसका है? हेराल्ड जे लास्की। द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स भी जो है, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स भी इसी की पुस्तक है, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी हेराल्ड जे लास्की की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है? 21वीं सदी में दुनिया की नीति का फैसला सागर पर होगा। ऑप्शन ए है पीएस जयरामू, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड महान, ऑप्शन सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई आपके सामने है। तो इसका जो स्टेटमेंट है, जो कोई भी हिंद महासागर पर नियंत्रित करेगा वो एशिया पर भी नियंत्रण करेगा, इसका कथन है अल्फ्रेड महान का। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया गया था? तो इसमें से यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा, कौन सा नाम नहीं दिया गया था। ठीक है, हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया गया था? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र में हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र पेश करने के लिए 1971 में 26वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव पेश किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, इसमें किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो विचारधारा शब्द का सबसे पहले डेस्ट्रूट डी ट्रेसी ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद? ऑप्शन ए है लोकतंत्र और मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, ऑप्शन सी है एक वैश्विक आर्थिक प्रणाली की स्थापना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत जो है अमेरिका के द्वारा चलाया गया। कौन सा सिद्धांत? ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन थ्योरी जो थी, इसमें क्या किया गया? इसमें साम्यवाद के प्रसार को जो है रोकने के लिए जो है इसके माध्यम से प्रयास किया गया। ठीक है, तो साम्यवाद को प्रसार को रोकना जो है युद्धोत्तर विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित है? ऑप्शन ए है गुटनिरपेक्षता, ऑप्शन बी है सामरिक स्वायत्तता, ऑप्शन सी है वैश्वीकरण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत की जो विदेश नीति है वर्तमान समय में सामरिक स्वायत्तता पर निर्भर है, पहले जो है गुटनिरपेक्षता पर निर्भर थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, में से कौन सा भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है? तो लुक ईस्ट जो नीति है उसका प्राथमिक उद्देश्य है पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, पूर्वी एशियाई देशों के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से कौन सा दृष्टिकोण देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने के महत्व पर जोर देता है? ऑप्शन ए है व्यवहारवाद, ऑप्शन बी है तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत, ऑप्शन सी है संरचनात्मक कार्यात्मकता। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है इसके लिए सटीक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली आप जानते हैं कि यूएसए में है और साथ ही साथ यहां मैक्सिको में भी है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा? सी नंबर, मैक्सिको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? ऑप्शन ए है संविधान का परिचय, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों का एक बयान, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी और ई आपके सामने है। तो संविधान का परिचय जो है एन पालकीवाला ने कहा था संविधान की प्रस्तावना को। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 395। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया है? तो इसमें भी जो है
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आपको बता दें, जितने भी उत्तर मैं बता रहा हूं आपको, वो सभी जो है बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की से बता रहा हूं। अगला प्रश्न है, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है। तो ये जो है व्यवहारवाद का जो है एक मूल सिद्धांत है, अन्य विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ जो है व्यवहारवाद का संबंध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? व्यवहारवाद। ठीक है, 88 नंबर हो गया, 89 हो ही गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने मार्च में 35.37% पर सबसे अधिक वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान उस समय के अनुसार। ठीक है, लेकिन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पॉलिटिकल साइंस के छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत कब की थी? तो संविधान सभा की जब पहली बैठक होगी तो उसी दिन से शुरुआत माना जाएगा। तो आप जानते हैं कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठक शुरू हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है। तो आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं सभी ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना था। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने वस्तुनिष्ठ संकल्प पेश किया था। अगला प्रश्न है, किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था? तो आप जानते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को जो है यूएन महासभा ने जो है संयुक्त सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है 10 दिसंबर 1948। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ई नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? तो अनुच्छेद 15 जो है ये से रोकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? तो बंदी प्रतिकर्षण का किया गया है, परमादेश का किया गया है, दोनों का किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो जिला कलेक्टर का जो कार्यालय है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 1772 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ये कहता है कि जो राज्य का संचालन है वह स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों के सही समूह की प्रदान करें। तो आप जानते हैं कि हॉब्स, लॉक, रूसो जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है उससे रिलेटेड है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, 1762 में आई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके हैं रूसो। राइट आंसर हो जाएगा रूसो। तो हॉब्स, लॉक, रूसो। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने के मशीन से अधिक कुछ नहीं है? तो मार्क्स का ये फेमस कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो अरस्तु, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक मार्च है, ये हीगल का कथन है। तो ये तो गलत हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। हीगल, आधुनिक राज वर्ग का शोषण का साधन है, ये भी गलत है क्योंकि ये राज्य का समर्थन करता था। गांधी, राज्य हिंसा को केंद्रित रूप में प्रस्तुत करता है, ये बिल्कुल सही है, राज्य हिंसा को केंद्रित रूप में प्रस्तुत करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहां था निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ये तो सही है, ये और ये जोड़ा सही नहीं है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये स्टेटमेंट करना है। यहां जोड़ा कौन सा गलत है ये पूछ रहा है इस प्रश्न में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? तो ये मैं पढ़ा चुका हूं, ये जो है मार्क्स का स्टेटमेंट है, ये इस प्रश्न में आना है 107 नंबर पे। इनमें से किस चिंतक ने संप्रभुता जनरल विल में निहित होने की वकालत की है? तो ये जानते हैं कि
सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत दिया है वो रूसो ने दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जनरल विंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों, घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है? तो आप जानते हैं कि संप्रभु अगर कोई देश है तो इन मामलों में स्वतंत्र रूप से फैसला लेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, उस विचारक का नाम बताइए जिसको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। तो संप्रभुता का सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था जीन बोर्डिन ने अपनी पुस्तक द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक में दिया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, यह कथन किसने दिया? जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है, तो यह डाइसी का कथन है। डाइसी जो है ब्रिटेन के एक जो है कानून के जानकार व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया है? तो संप्रभुता की अवधारणा को खारिज करने वाले जो विद्वान होते हैं उनको बहुलवादी विचारक कहते हैं, और इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हेराल्ड जे लास्की, जो संप्रभुता के सिद्धांत को खारिज करते हैं और बहुलवादी विचारक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। जबकि जीन बोर्डिन और जॉन ऑस्टिन जो है ये संप्रभुता की अवधारणा को समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, पूना समझौता इनमें से किस नेता से संबंधित है? तो पूना समझौता आप जानते हैं 1932 में हुआ था और भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत जो है वो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के माध्यम से की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? तो सांप्रदायिकता के लिए अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति भी है, विभाजनकारी नीति भी है, और तुष्टीकरण की राजनीति भी जो है ये सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रशासनिक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है? तो आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, जातीय समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है जातिवाद। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति की थी? तो आप जानते हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसे जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया मुख्य तर्क यह है कि ऑप्शन ए है, जाति संगठनों ने ब्याज एकत्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने से मदद की है। तो देखिए, इंटरेस्ट का मतलब हुआ यहाँ हित एकत्रीकरण होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि भारत में जो है अनुवादक बहुत महान लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आता है शुद्ध, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हित एकत्रीकरण होगा, हित एकत्रीकरण, ठीक है, हित एकत्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राज्य को आगे बढ़ाने में मदद की रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया तर्क था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है मंडल आयोग, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। जनता पार्टी के सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था और बीपी मंडल जो है इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, और इसने जो है 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जातीय आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? तो ये जातिवाद दर्शाता है। तो दोस्तों ये रहा बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 1 का पॉलिटिकल साइंस 11-12 का क्वेश्चन पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।